हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एटम चैप्टर है फिजिक्स का, उसकी तैयारी करने वाले हैं नीट के लिए। नीट की प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एटम का चैप्टर है फिजिक्स में। 2026 में जो भी नीट का एग्ज़ाम हुआ है उससे एक बात तो हमें पता चल गई है कि फिजिक्स में बिना डीप नॉलेज के क्वेश्चन पेपर नहीं निकलने वाला है। केवल फॉर्मूले रट के या शॉर्टकट्स कुछ याद करके कुछ नहीं होने वाला है। नीट 2026 में हमने जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखा उसमें जो क्वेश्चंस थे थोड़े घुमा फिरा कर पूछे गए थे, लेंदी क्वेश्चन थे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे शॉर्टकट अगर उनमें लग सकता था वो तभी लग सकता था अगर आपको कंसेप्ट की डीप नॉलेज है। तो हम उसी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो टाइट होकर बैठिए, चैप्टर वीडियो को पूरा देखिए और हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ को इसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं एटम पर। एटम हमारा है क्या? तो एटम के बारे में सबसे पहले हमें बताया कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मटेरियल का। जो काफ़ी सारे मॉडल आए, जे थॉमसन का मॉडल आया, जे थॉमसन के मॉडल ने को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था वो था रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे और उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला उसको एक बार समझ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक गोल्ड फॉइल ली, बहुत ही पतली जो गोल्ड फॉइल थी। उस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हीलियम 2 4 होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उस अल्फ़ा पार्टिकल की यहाँ पर बौछार की। तो जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार की गई तो यहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीन लगाई, जिस स्क्रीन पर अल्फ़ा पार्टिकल गिरते थे और जाते थे वो स्क्रीन यहाँ पर चमक पैदा करती थी। तो उस चमक की हेल्प से उन्होंने पता लगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग है वो कैसे होती है। उन्होंने देखा इस अल्फ़ा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल में डेविएशन आया छोटे एंगल से, बड़े एंगल से भी डेविएशन आया, और बहुत कम पार्टिकल अपने पाथ से ही वापस लौट गए। इन कंक्लूजन से उन्होंने जो मॉडल दिया एटम का वो कुछ इस तरीके का दिया कि एटम का ना भैया मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो खाली है। मान लो अगर ये एटम है, इतना बड़ा एटम है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे इस एटम का भैया ये जो सारा पार्ट है ये खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि इस खाली होने की वजह से ही लगभग सारे अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। तो पहला कंक्लूजन उनका ये था, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। फर्स्ट कंक्लूजन था मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको हर कंसेप्ट को बारीकी से समझाऊंगा। हो सकता है आपने चीज़ें पहले से पढ़ रखी हो, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। हर कंसेप्ट के पीछे की जानकारी आपको मिलेगी कि ऐसा क्यों है। जब तक हम क्यों और कैसे की जानकारी फिजिक्स में नहीं लेते हैं तो आगे हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। अब सेकंड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो जैसे ही वो किसी पॉजिटिव सेंटर के पास आएंगे तो उनमें डेविएशन होगा। अब आप कह सकते हैं कि भाई जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे उनमें तो इलेक्ट्रॉन वो भी उसको डेविएट कर सकते थे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी थी वो पहले ही हो चुकी थी। उनको उनके बारे में पहले से ही पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, एंड ड्यू टू वेरी लेस मास, उस लेस मास की वजह से वो अल्फ़ा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं।
इसलिए अगर किसी चीज़ ने अल्फ़ा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट किया है तो वो डेफिनेटली कोई पॉजिटिव मास ही रहा होगा। जैसे आपको याद है थॉमसन के मॉडल में था कि जो पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर पूरा एटम बड़ा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता तो जो अल्फ़ा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग है उसमें बहुत सारा पोर्शन जो है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि अगर एटम बड़ा होता तो बहुत सारा पोर्शन वापस जाता और बड़े एंगल से डेविएट होता, लेकिन बड़े एंगल से डेविएट होने वाला पोर्शन बहुत कम था। जो डेविएशन हुआ वो छोटे एंगल से ज़्यादा हुआ। रीज़न कि ये पार्ट न्यूक्लियस बहुत छोटा था तो सारे के सारे पार्टिकल बाहर निकले और जो थोड़े बहुत पार्टिकल यहाँ इसके पास आए वो डेविएट हो गए। तो अब क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल हाईली एनर्जाइज्ड थे और उनको डेविएशन करने वाला जो सेंटर होना चाहिए उसका मास काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तो रदरफोर्ड ने हाइपोथेसाइज किया कि ये जो न्यूक्लियस है वो जो सेंटर है जो अल्फ़ा पार्टिकल को डेविएट कर रहे हैं उसके अंदर सारा का सारा मास भी होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मास होने पर ही हाईली एनर्जाइज अल्फ़ा पार्टिकल्स को लार्जर एंगल से डेविएट कर सकता है। अब लार्जर एंगल से जो डेविएट होने वाले पार्टिकल्स है वो बहुत थोड़े थे। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़े पार्टिकल ही उस सेंटर के पास गए। अब क्योंकि थोड़े पार्टिकल सेंटर के पास तक पहुँचे हैं इसलिए जो आने वाले से पार्टिकल थे उनकी, क्योंकि अगर पर सरफेस डेंसिटी देखें तो उस डेंसिटी से कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने पार्टिकल इसके पास तक पहुँचे और उस डेंसिटी की हेल्प से इसके साइज़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए रदरफोर्ड ने कहा कि भाई अल्फ़ा जो ये सेंटर है ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्योंकि बहुत थोड़े पार्टिकल ही लार्जर एंगल से डेविएट हुए हैं, यानी कि बहुत थोड़े पार्टिकल ही इसके पास तक पहुँचे हैं, बाकी सब इससे दूर दूर होके निकल गए। तो उन्होंने बताया कि ये सेंटर न केवल इस पर न्यूक्लियस का सारा मास है बल्कि ये सेंटर साइज़ में भी बहुत छोटा है। देखो ना, अब मान लो हर एक क्यूब पर मीटर सरफेस पर अगर इतने सारे पार्टिकल आ रहे हैं तो देखो एक ही पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल इस सेंटर के पास तक जा पा रहे हैं, बाकी सारे पार्टिकल से दूर दूर होकर निकल रहे हैं। इस तरह से क्योंकि ये जो नंबर था डेविएशन वाला लार्जर एंगल से जो डेविएट हो रहे थे बहुत छोटे थे, थोड़े पार्टिकल्स थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो आपका सेंटर है ये लगभग एंगस्ट्रॉम के साइज़ की कैटेगरी का फेम्टोमीटर के साइज़ की कैटेगरी का है। तो इस तरह से जो सेकंड उन्होंने वो निकाला कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, लगभग सारा मास भी उसी पर है और सारा पॉजिटिव चार्ज भी उसी पर है। ऑल पॉजिटिव चार्ज is centered on the nucleus and it is very tiny in size, बहुत छोटा है। अब ये दो निकाला। अब थर्ड उन्होंने कहा कि भाई चलो पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर के अंदर है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है ना भैया वो आपके यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, किसका? इस न्यूक्लियस का ऐसे सर्कुलर पाथ में वो इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, जैसे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह से उनका अलग अलग ऑर्बिट में अपनी वेलोसिटी और अपनी मास के अकॉर्डिंग और जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। ये उन्होंने 3 बातें अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताई और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर ने उस टाइम के बहुत सारे फिनोमेना अच्छी तरह एक्सप्लेन किए। लेकिन फिर आते हमारे मैक्सवेल साहब ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर अपनी 4 इक्वेशन दी हैं, आप उनको पहले ही पढ़ के आ गए होंगे। उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है
तो वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एमिट करता है, बाहर निकालता है। तो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड साहब का वो था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स around the nucleus due to attractive force between nucleus and the electron. Positively charged nucleus and negatively charged electrons, right? इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, इनको न्यूक्लियस से खींच के रखता है और ये चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तक तो साहब रदरफोर्ड का एटॉमिक, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैथोड रेज कैसे क्रिएट होती हैं, कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर से जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। उन्होंने इसको ये भी एक्सप्लेन किया कि जो अलग अलग गैसेस हैं उनमें न्यूक्लियस अलग अलग साइज़ का होता है। तो और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि भाई जो एनोड रेज होती हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं, वो अलग अलग गैसेस में अलग अलग मास की क्यों होती हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस अलग अलग होता है। फिर चार्ज टू मास रेशियो से ये पता चला कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इस बात को भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था, मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था कि भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है और ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ये जब तक एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो क्या एमिट करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि फोटोन को एमिट करेगा और अपनी एनर्जी को लूज करेगा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि भाई रदरफोर्ड साहब ये बताओ, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन है ये तो भैया एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में क्यों है, सर्कुलर मोशन में है, और एक इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा होता है जो कि इसकी वेलोसिटी को लगातार चेंज कर रहा होता है। अभी वेलोसिटी ये है, यहाँ पर वेलोसिटी ये हो जाएगी, यहाँ पर आएगा वेलोसिटी ये हो जाएगी, यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी ये हो जाएगी। इस तरह से वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है क्योंकि इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो अगर इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ये तो अपनी एनर्जी को लूज़ करता रहेगा। किस फॉर्म में लूज़ करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। और जैसे एनर्जी लूज़ करेगा इसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, और छोटा होने पर भी क्योंकि ये अभी भी सर्कुलर ऑर्बिट में ही है, फिर से एनर्जी को ये लगातार लूज़ करता जाएगा, ऑर्बिट और छोटा होता जाएगा और एनर्जी लूज़ करेगा, ऑर्बिट छोटा होगा, एनर्जी लूज़ करेगा, ऑर्बिट छोटा होगा, एनर्जी लूज़। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता रहेगा, एनर्जी लूज़ करता रहेगा, ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। या तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर कुछ ही देर में जो आपका मॉडल है वो मॉडल क्या हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, और जो आपका मॉडल था कि खाली रहता है, खाली जगह बचेगी नहीं, एटम केवल न्यूक्लियस बन के रह जाएगा। अब रदरफोर्ड ने कहा भाई वो सब मुझे नहीं पता है, पर मेरा एक्सपेरिमेंट तो यही कहता है कि भैया मैक्सिमम पार्ट इसका खाली है, एक न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि भैया मेरा मॉडल तो यही कहता है, मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है, वो मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों नहीं होता है। अब जब तक रदरफोर्ड सर ने ये बताया था तब तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो क्वांटम थ्योरी है जो कहती है कि एनर्जी जो है पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, वो डिस्कवर नहीं हुई थी। अगर हो भी चुकी थी तो उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया था। अब बोर साहब आए, बोर साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए
और ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स भी तब तक डिस्कवर हुई। तो बोर साहब ने और बाकी सब लोगों ने, डे ब्रोगली साहब थे जिन्होंने ड्यूअल नेचर बताया मैटर का, उन्होंने कहा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक तो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो पहला तो उसके अंदर ड्यूअल नेचर है, पहली बात डे ब्रोगली साहब ने बताया। और दूसरा ड्यूअल नेचर होने के साथ साथ यहाँ तक क्वांटम फिजिक्स यानी कि जो एनर्जी है वो भी डेवलप हो गई थी। पता चल गया था कि जो एनर्जी एमिट करता है इलेक्ट्रॉन वो लगातार एमिट नहीं करता, जैसा यहाँ पर माना गया था कि ये आ रहा है और ये एनर्जी एमिट करता जा रहा है और नीचे होता जा रहा है ऑर्बिट। कह ले ऐसे एमिट नहीं करता भैया, फिर कैसे एमिट करता है उसको अभी आगे समझेंगे। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि भैया कि ड्यूअल नेचर के साथ साथ जो क्वांटम थ्योरी है फोटॉन्स की वो भी डेवलप हो गई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज also dual nature and it exists, ये एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और पैकेट्स ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो ड्यूअल नेचर का मतलब तो ये हुआ, आप ध्यान से समझ लेना, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की करता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कंसेप्ट को समझने पर आसान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं आता है। जब तक हिस्ट्री मैंने देखा है बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। कोई भी चैप्टर उठाकर आप देख लीजिए, क्वेश्चन हमेशा कंसेप्ट पर बेस्ड आएगा कि कंसेप्ट से बेस्ड होगा और फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के पूछा जाएगा। तो जो कंसेप्ट है ना, इनको बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। डुअल नेचर का मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है कि भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव नहीं करता है बिल्कुल सर्कुलर पाथ में, डेफिनेट पाथ, तो फिर कैसे मूव करता है भैया, वेव की तरह मूव करता है। तो ऐसा समझ लो, हालांकि जो मैटर वेव्स हैं उनको अभी तक अच्छी तरीके से या पूरी तरीके से अभी पूरा नहीं समझा जा सका है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूँ कि ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव कर रहा है जी, वेव की तरह। अच्छा जी, हाँ जी, अपने पाथ में इस तरह वेव की तरह वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस तरह से सर्कुलर पाथ नहीं है उसका, वेव लाइक पाथ है। चलो जी, अब इसको याद रखना जो मैंने बताया, ये हमें एक आगे एक चीज़ और समझने में हेल्प करेगा। अच्छा जी, ये बता दिया। और फिर क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी ड्यूअल नेचर है और वो क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बोर साहब ने कहा, ये हाइपोथेसाइज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जैसे अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर एनर्जी थोड़ी निकालता है, धीरे धीरे एनर्जी निकालता है और धीरे धीरे ये न्यूक्लियस की तरफ आता जाए, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? उन्होंने कहा कि भैया ये एक लगातार एनर्जी नहीं निकालता है, जैसे टैप खोल दी हमने पानी लगातार आ रहा है, कि ऐसे एनर्जी नहीं निकालता है। फिर कैसे निकालता है भैया? एनर्जी निकालता है पूरी पैकेट की फॉर्म में, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा और झट से एकदम से एक नीचे वाली ऑर्बिट में आ जाएगा, धीरे धीरे नहीं आएगा, एकदम एक पैकेट निकाला और इसके बीच में कहीं रुकेगा ही नहीं। ये कहा कि अच्छा चलो जी, ये भी मान लिया, लेकिन ये तो पैकेट निकालता चला जाएगा और फिर नीचे आता चला जाएगा। कहना नहीं भाई, एक चीज़ उन्होंने और बताई। क्या बताई? उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है एटम के चारों तरफ हर एक जगह खड़ा होकर या हर एक रेडियस की ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। कि जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हो कि उसकी मर्जी वो यहाँ पर आ जाए, उसकी मर्जी थोड़ा और नीचे जाए, उसकी मर्जी पूरा न्यूक्लियस में चलाए, कि नहीं,
ऐसा नहीं है। कुछ खास जगह हैं जितने डिस्टेंस पर होकर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। हर एक जगह खड़ा डिस्टेंस पर रहकर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। और एक खास जगह कैसे डिसाइड होती हैं उसको भी उन्होंने आगे बताया। जैसे अभी समझ लेना, मैं आपको भी समझाया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व around the nucleus at any orbit of any radius. But it can revolve at some specific orbits only, in some specific orbits only. अच्छा जी, उन्होंने कहा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है, हर एक ऑर्बिट में वो नहीं घूम सकता। क्या अगर ऐसा है तो भाई स्पेसिफिक ऑर्बिट आई कहाँ से? ऐसा क्यों है कि वो यहीं पर रह के घूम सकता है, इनके बीच में यहाँ नहीं घूम सकता? तो उन्होंने कहा कि इसका रीज़न है, क्या रीज़न है? उन्होंने बताया इसका रीज़न है ड्यूअल नेचर। कैसे? जब देव रोगली साहब ने कहा कि भाई एक न्यूक्लियस है और मान लो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक जैसे अभी मैं इसकी ऑर्बिट बना दूं, मान लो इसकी एक ऑर्बिट है इस तरह की। अब इस तरह की एक सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में सर्कुलर होकर घूमता नहीं है, तो वो वेव लाइक पाथ में इस तरह से घूम रहा है जी। ठीक है जी, अच्छा जी, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ मैं समझाने के लिए। अच्छा, अब उन्होंने कहा है मान लो इसकी जो है एवरेज रेडियस आर है, तो जी हमारे जो एवरेज ये इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो गई, ये सर्कुलर वेव है, मतलब पाथ सर्कुलर इस वेव का, और इसका डिस्टेंस हुआ 2πr। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि अगर ये हमारी रेडियस स्टेबल है, मतलब ये ऑर्बिट स्टेबल है, तो इस ऑर्बिट में चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो इसका लैम्डा है, 1 लैम्डा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, 8 लैम्डा, इस तरह से मतलब जो लैम्डा है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारा इंटीजर नंबर में कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो अगर इंटीजर नंबर में कंप्लीट नहीं होते, यहाँ से एक सर्कुलर पाथ में हमारा ये शुरू किया और यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट लैम्डा थोड़ा सा आगे से शुरू होती है, तो आप देखोगे इसका जो पाथ है वो लगातार चेंज हो रहा है। मतलब इसकी जो ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक है वो लगातार चेंज होती रहेगी, जो कि एक एब्सर्ड थिंग, उन्होंने कहा कि एब्सर्ड थिंग है। इस तरह से ऑर्बिट जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, ऑर्बिट चेंज होती रहेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा हायर लेवल की स्टडीज़ में ये आता है, तो उसको अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी कोई ऑर्बिट है उसमें जितनी भी वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन वेव की या इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव की होनी चाहिए वो इंटीजर नंबर में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा 2πr मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा, जहाँ पर n एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, और जिसकी मिनिमम वैल्यू है 1 और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है, बट दैट मस्ट बी एन इंटीजर नंबर। उन्होंने ये बोला। कहला ठीक है जी साहब, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन देव रोगली साहब ने क्या कहा था भैया? देव रोगली साहब ने कहा था कि जो भी मैटर वेव है उसकी लैम्डा जो है वो mv/h/mv, यानी कि मास फ्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ये होती है, लैम्डा बराबर h/mv।
तो ये होना चाहिए। तब उन्होंने कहा यहाँ से हमें पता चलता है MVR मस्ट बी इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो इस तरह से बोर साहब ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम MVR NH/2 पाई के बराबर होगा। अब ये जो रिवोल्यूशन था ये बहुत तगड़ा रिवोल्यूशन था। तो अब बोर साहब ने कहा कि देखो भैया, जिन ऑर्बिट्स में उसकी जो लैम्डा है वो इंटीजर है, एक इंटीजर नंबर से कंप्लीट हो रही है, वो जो ऑर्बिट है वो स्टेबल ऑर्बिट हैं, उनमें चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो उनमें रहता हुआ इलेक्ट्रॉन भले ही एक्सेलरेटेड मोशन में हो लेकिन वो एक स्टेबल वेव बनाता है, स्टेशनरी वेव बनाता है। आपने 11th क्लास में स्टेशनरी वेव्स के बारे में भी पढ़ा होगा। स्टेशनरी वेव ऐसी होती हैं वो आगे मूव करती हुई हमें दिखाई नहीं देती हैं, हमें लगता है कि जैसे वो एक ही जगह पर खड़ी हों, और इसीलिए उनको स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहा जाता है। कि जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव की तरह बिहेव करता है और एक स्टेबल ऑर्बिट में चला जाता है, और यहाँ पर घूमता हुआ भले ही ये एक्सीलरेटेड मोशन में हो, एनर्जी को एमिट नहीं करता। इस तरह का एक्सप्लेनेशन बोर साहब ने दिया। तो भाई बड़ा बढ़िया हुआ, इसने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, कहना बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, पहला ऑर्बिट बनेगा तो पहले ऑर्बिट के लिए MVR किसके H/2 पाई के बराबर रहेगा। MVR अगर हो गया 2H/2 पाई के बराबर तो दूसरा ऑर्बिट बन जाएगा। MVR अगर हो गया 3H/2 पाई के बराबर तो भाई तीसरा ऑर्बिट बन जाएगा। इस तरह उन्होंने अलग अलग ऑर्बिट बता दिए। अब उन्होंने कहा कि भैया एक चीज़ और थी जो रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ थी और क्या फिनोमेना था। वो फिनोमेना ये था कि जो मान लो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं और ये अपनी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा। अभी मैं सर्कुलर बना रहा हूँ, हालांकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो वेव लाइक ऑर्बिट में घूमता है। और मान लो इसके नीचे एक ऑर्बिट और एग्जिस्ट करती है। मान लो ये ऑर्बिट है हमारी E2 और ये ऑर्बिट है हमारी E1। अब E1 और E2 क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, पहली ऑर्बिट में MVR H/2 पाई के बराबर होगा। उन्होंने कहा ये वो होगी जब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी एक लैम्डा को कंप्लीट कर ले, यानी कि ऊपर गया नीचे आया तो वो लगभग सर्कुलर सी दिखाई देगी। कह लें जी बहुत बढ़िया जी। अब इलेक्ट्रॉन ने एक वेव कंप्लीट कर ली, फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास जा ही नहीं सकता है। अब उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से, मान लो एक ऑर्बिट है जिसमें MVR 3H/2 पाई के बराबर है, जो कि थर्ड ऑर्बिट है। मान लो ये थर्ड ऑर्बिट हमारा E3, और एक ऑर्बिट है जिसमें MVR हमारा H/2 पाई के बराबर है, मान लो E फर्स्ट ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन या तो थर्ड में ऑर्बिट में रह सकता है, या सेकंड में रह सकता है, या फर्स्ट में रह सकता है, उनके बीच में तो रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसको वेव की तरह भी घूमना है। अब वेव की तरह घूमना है तो उस पर एक बाउंडेशन लग गई कि भैया ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें MVR H/2 पाई के बराबर है, या तो आप इसमें रह सकते हो। सेकंड ऑर्बिट है जिसमें MVR आपका 2H/2 पाई के बराबर है, इसमें रह सकते हो। थर्ड ऑर्बिट है जिसमें MVR 3H/2 पाई के बराबर है, इसमें रह सकते हो। इनके बीच में आप नहीं रह सकते। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर हायर ऑर्बिट से नीचे की तरफ होगा तो ये ऑर्बिट डेफिनेट है, तो इनके जो बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो भी डेफिनेट होगा, वो भी अलग नहीं हो सकता। तो कोई एक एलिमेंट है जिसके लिए न्यूक्लियस का एक चार्ज डेफिनेट चार्ज है, मान लो +1 चार्ज न्यूक्लियस का है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे हाइड्रोजन का एटम है।
तो क्योंकि हर एक एटम में चार्ज और उसका मास और मोमेंट बराबर है, तो हर एक एटम के लिए ये जो ऑर्बिट्स हैं ये भी सेम होंगी, और अगर ऑर्बिट सेम होंगी तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी सेम ही रहेगा। तो अगर किसी एक एटम से कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो जितनी एनर्जी का फोटोन वो निकालेगा उतनी ही एनर्जी का फोटोन कोई दूसरा एटम भी निकालेगा उसी एलिमेंट का, उससे अलग एनर्जी का फोटोन वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि इन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कांस्टेंट एनर्जी के फोटोन ही किसी एलिमेंट से क्यों निकलते हैं। अब क्योंकि हर एलिमेंट का चार्ज, मास और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो अलग अलग होता है, तो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट ऑर्बिट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, ये भी अलग अलग होता है। तो हर एक अलग एलिमेंट अपने खास एनर्जी के फोटॉन्स को ही एमिट कर पाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी का जो डिफरेंस, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। तो रदरफोर्ड साहब ये नहीं बता पाए कि अगर एक एलिमेंट आपका H⁴ एनर्जी वाला फोटोन एमिट कर रहा है, तो दूसरा एलिमेंट H⁴ वाला फोटोन एमिट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता था। तो ऐसा हो सकता था कि एनर्जी डिफरेंस अगर एक एलिमेंट का है तो दूसरे एलिमेंट का भी हो जाए सेम। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, हर एक, क्योंकि एलिमेंट में चार्ज और मास न्यूक्लियस का अलग होता है, उसकी अट्रैक्टिव पावर अलग होती है। तो अट्रैक्टिव पावर अलग होने की वजह से जो उसके जो ऑर्बिट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाता है, और एक हर एलिमेंट का अपना खास रेडिएशन सिग्नेचर होता है, जिसको हम उसका एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वो खास एनर्जी वाले फोटोन ही एमिट कर पाता है, जो कि उसके अलग अलग एनर्जी लेवल के या अलग अलग ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से अपने लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है, तो हायर ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी थी E2, लोअर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई E1, इसके बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा E, इस एनर्जी के फोटोन यानी कि H⁴ को वो एमिट करेगा। इस एनर्जी के अलावा दूसरे फोटोन को वो एमिट नहीं कर सकता है। अगेन, अगर कोई एटम अपने E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी में जाता है, तो वो इस डिफरेंस एनर्जी वाले फोटोन के बराबर ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कोई दूसरे फोटोन को एब्जॉर्ब वो नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड साहब ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि भैया कि खास स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का क्यों होता है। वो अगर उसमें से वाइट लाइट पास कराते हैं, मान लो ये वाइट लाइट पास करी हमने, और ये मान लो हाइड्रोजन गैस है, तो जो एनर्जी डिफरेंस वाले कुछ खास फोटोन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और हायर एनर्जी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम आएगा, उस स्पेक्ट्रम में हमें वो खास एनर्जी वाला फोटोन मिसिंग मिलेगा, और उसको ब्लैक लाइंस की फॉर्म में हमें वो दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर वो फोटोन है ही नहीं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर उस फोटोन की जगह एक ब्लैक लाइन हमें दिखाई देगी, एब्सेंट मिलेगा फोटोन। इसी तरह अगर हाईली एनर्जाइज्ड हमारे एटम हैं और उनसे लाइट निकल रही है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे, तब उस खास एनर्जी वाले फोटोन को एमिट करेंगे, तब वो हमें वहाँ पर चमकदार लाइन की तरह उस फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देगा। इन्हीं लाइनों को हम किसी भी एलिमेंट की सिग्नेचर लाइन कहते हैं, और इन्हीं लाइनों की हेल्प से किसी तारे से आने वाली लाइट में ये लाइन जब होती हैं, उन लाइनों से पता चल जाता है कि भाई ये लाइन किस एलिमेंट को बिलोंग करती हैं और उस तारे पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। इस तरीके से पता हमें चल जाता है। तो यहाँ तक रदरफोर्ड ने हमें जो है तीनों चीज़ें बता दी। अब
रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को स्टडी करेंगे। हालांकि रदरफोर्ड ने जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उसको स्टडी करेंगे। बोर के एटॉमिक मॉडल में भी कमियां थी, उसको बाद में देखें। तो सबसे पहले जो हमें बोर ने बताया कि भाई जो ऑर्बिट है वो होगा जिसमें MVR यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2π के बराबर। पहली बात तो ये बताई। फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो इसको आगे स्टडी करते हैं। कहने लगा अच्छा जी कैसे स्टडी करते हैं कि ऐसे स्टडी करते हैं। इसके साथ एक चीज़ और मिलाते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मतलब है तो वेव की तरह मूव कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है वो ऑर्बिट जो है हमारी, उसको सर्कुलर मान सकते हैं। और सर्कुलर मान सकते हैं तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स जी उसको मिल रहा है उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 1/4πε0 Z/E²। ZE क्या हो गया हमारा? Z हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अच्छा जी, और E हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज ZE क्यों है? Z हमारा एटॉमिक नंबर और E है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ZE हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज E हो गया। और डिवाइड किससे करेंगे? R² से, जो कि इनके बीच का रेडियस है, ये इनका फोर्स हो गया। और किसके बराबर होना चाहिए जी? mv²/r के बराबर होना चाहिए जी। अच्छा जी, ठीक है जी। अब यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है जी, तो v की वैल्यू निकाल लो यहाँ से NH/2πmr। अच्छा जी, ये आ गया। r से हमारा ये r कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से v के लिए जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। v = 1/n Z/n into E²/2ε0h। इस तरह से v की वैल्यू आ जाएगी। ये v की वैल्यू बच्चों याद रखना। अब इस v की वैल्यू में आप देखोगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये लगभग कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट रहता है, 2 कांस्टेंट है, ε0 स्पेस की जो प्रिमिटिविटी है वो कांस्टेंट है, और फ्लैंक कांस्टेंट h भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो v की वैल्यू हमारे पास आते हैं v = Z/n into 3 × 10⁻, इसको याद रख लेंगे C/137। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आप इसको याद रख सकते हैं, into मीटर/सेकेंड। ये हमारे पास v की वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए इसको लेते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर v की वैल्यू हो जाती है 1/n into C/137, जहाँ पर c जो है c है स्पीड ऑफ लाइट, मीटर/सेकेंड। इसी तरह अगर इन इक्वेशंस को हम r के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए r की वैल्यू आ जाती है r = n² डिवाइडेड बाई z into ε0h² डिवाइडेड बाई पाई m। m is the mass of electron, E²। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ देखोगे ये सब कांस्टेंट हैं, इन सब कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं निकाल के रख दूँ तो r की वैल्यू आ जाती है n²/z into 0.53 एंगस्ट्रॉम। अच्छा जी, अब देखो r की वैल्यू हो गई। अब r की वैल्यू से यहाँ पर e की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट
जैसा कि आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होती है, इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन की भी टोटल एनर्जी होती है और वो नेगेटिव होती है। उस एनर्जी को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू अगर हम करें तो एनर्जी हमारे पास आती है, टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी टोटल एनर्जी होगी, एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 12mv² के बराबर, प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक पास पास हैं, उसकी वजह से टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिलाकर जो टोटल एनर्जी इसकी आती है वो टोटल एनर्जी भी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाती है nth ऑर्बिट की। R Z² HC डिवाइडेड बाई n², या फिर एनर्जी आ जाती है हमारे पास Z² डिवाइडेड बाई n², और बाकी सब हमारे पास कांस्टेंट बचता है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो बाकी सब कांस्टेंट बचता है। उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो 13.6 ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनको भाई आप याद करने का आपको तरीका समझा देता हूँ। देखो भैया, एक चीज़ याद कर लो, VZN से वेलोसिटी याद हो जाएगी। वेलोसिटी में Z आपका ऊपर आएगा, नीचे आएगा N, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन केवल Z और N की रेशो से ही हो जाते हैं। तो एक चीज़ याद कर लो, VZN, अपने माइंड में रखो, VZN, तो V इक्वल्स टू Z अपॉन N, ध्यान रख लो, VZN। अच्छा जी, R इक्वल्स टू रन्नो जेड, क्या याद कर लो, रन्नो जेड, R रन्नो 2 ऊपर आ गया, Z नीचे है, तो रन्नो जेड, R इक्वल्स टू n² बाई जेड, 0.53 एंगस्ट्रॉम याद रख लो। एनर्जी का देख लो, एनर्जी कैसे कैसे डिपेंड करती है Z पर और n² पर, इक्वल टू Z² बाई n², इज्जो नो 2 Z पर भी 2 है, n पर की पावर भी 2 है। इस तरीके से आप इन तीनों को याद रख सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इनकी रेशो से ही हो जाते हैं। जैसा कि अभी 1-2 क्वेश्चन मैं ढूंढ कर लाता हूँ, प्रीवियस ईयर में अगर कुछ पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि रेशो पर पूछे गए हैं, इनकी उसको मैं अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरह का पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ H एटम इज V। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ H एटम इज V। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन पूछा गया। अब देखो भैया, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू हो गई 2। हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, VZN इंटू C/137। ठीक है जी, C/137 को यहाँ ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि रेशो पूछी गई है केवल। अब हाइड्रोजन के लिए मैं अगर निकाल लूँ तो V इक्वल्स टू, अब इसको मैं कह सकता हूँ Z अपॉन N, C/137 को V0 लिख लो। Z 1 है, N 2 है, सेकेंड ऑर्बिट है, V0, ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आ गई जी। लिथियम की वेलोसिटी के लिए वैल्यू निकाल लें और ये हमारी वैल्यू है V। लिथियम आयन की वैल्यू के लिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं। लिथियम आयन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3,
ऑर्बिट है उसका फर्स्ट V0, ये निकालना है। ठीक है भैया, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ V0 को अगर देखो, यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी आ रही है 2V, रख दो जी यहाँ 3/1 इंटू 2V, कितना आ गया 6V। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन था 6V, ये करेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन था 8V, गलत है। थर्ड ऑप्शन था हमारे पास V, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास 4V, गलत है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन 6V करेक्ट आ जाता है। तो हमें क्या रखना है, VZN, इससे हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। जैसे नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछा गया है, लेट R be the radius of second stationary orbit, R1 रेडियस है सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट की, ऑर्बिट, और R2 है रेडियस फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट की, फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है जी। अच्छा जी, बोर मॉडल है। जेड हमें कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं है, तो एक ही एटम है, मान लो जेड कुछ भी होगा उसका। हमसे पूछा है R1/R2 का रेशो बताओ जी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 0.25, और थर्ड ऑप्शन है 0.5, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2। आप चेक करो कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। टाइम लो, क्वेश्चन करो, सोल्व करो, वीडियो पॉज कर दो, पॉज करने के बाद सोल्व करो। आप देखते हैं कि भैया हमने याद रखा था आर के लिए रनो जेड, R इक्वल्स टू Z², सॉरी रनो जेड का मतलब है N² इंटू R0, 0.53 एंगस्ट्रॉम था R0, वो लिख लिए जी। अब यहाँ से अगर आप R1 की वैल्यू फाइंड करोगे, R1 की वैल्यू सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो N की वैल्यू 2 हो गई, 2²। Z आपका कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब R2 फाइंड करोगे, R1/R2 फाइंड करना है, R2 फाइंड कर लो जी। क्या है, फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो 4² इंटू R0 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप इनका रेशो निकालोगे तो 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और नीचे 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, 4/16, 4/16 का मतलब 1/4 का मतलब 0.25 हमारा आंसर आ जाता है। क्योंकि जो फोर्थ ऑर्बिट है वो आपका बड़ा ही होगा, इसलिए जो रेशो है वो कम होगी, और हमारा सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से हम इनको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आ जाता है। अब हाइड्रोजन को जो एटम है उसको सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया अभी तक, और किसी एटम को इतना स्टडी नहीं किया गया। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, और उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आपका एक ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। अब हाइड्रोजन के एटम को क्यों स्टडी किया गया, इसको समझते हैं। रीज़न ये है कि उसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो दूसरे एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जब एक से ज़्यादा होते हैं तो होता क्या, अभी आपने देखा जो हमने हाइड्रोजन का जो इसका बोर मॉडल का जो मॉडल बनाया है, जो एनालिसिस किया है, वो हमने एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स को ही उसमें हमने एनालाइज किया है, उसी को हमने उसमें कैरेक्टराइज किया है, आपने मॉडल में मॉड्यूलेट किया है। लेकिन जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के आपस का भी इंटरेक्शन वहाँ पर काउंट करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि सिंपल एक दूसरे के डिस्टेंस पर सिंपल तो रहते नहीं हैं, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है।
अब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन अगर एक दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो चक्कर लगा रहे हैं, अब उनका चक्कर लगाने की वजह से क्या है, ये अलग स्पीड पे चक्कर लगा रहा है, ये अलग स्पीड पे चक्कर लगा रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इनका इंटरेक्शन आपस में लगातार चेंज होता रहता है। तो जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए उनका जो मॉड्यूलेशन है हम बहुत सिंपल टेक्निक से नहीं कर सकते हैं। उनके मॉड्यूलेशन के लिए हमें अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, और अभी तक और वो बड़ा ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन के एटम के अलावा या हाइड्रोजन लाइक एटम के अलावा अभी दूसरे एटम्स का ऐसा मॉड्यूलेशन नहीं हो पाया है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में थोड़ा बहुत उनका मॉड्यूलेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी उनका जो इंटरेक्शन है आपस में बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेटेड नहीं है। अच्छा जी, इसीलिए इस लेवल तक हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एटम की स्टडी अब तक नहीं हुई है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने इस पर। यहाँ पर MVR इक्वल्स टू NH/2 को अगर डिस्कस करें तो n का नंबर जैसे 1 2 3 4 5 करते रहेंगे तो अलग अलग ऑर्बिट हमें पॉसिबल ऑर्बिट मिल जाएंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर मान लो सबसे MVR इक्वल्स टू H/2 जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें घूम रहा है मान लो, तो ये सेकंड ऑर्बिट में भी घूम सकता है, एनर्जी थोड़ी सी अगर इसको मिल जाए। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, और वहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो अब जैसे जैसे ये ऊपर के ऑर्बिट में जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, वैसे वैसे ऊपर के ऑर्बिट से नीचे भी आ सकता है एनर्जी को एमिट करके। तो क्या हुआ, मान लो ये इसका ग्राउंड एनर्जी का लेवल है E1, उसके ऊपर मान लो सेकंड एनर्जी का लेवल है E2, उसके ऊपर मान लो थर्ड एनर्जी लेवल है E3, उसके ऊपर मान लो ऐसे अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो इसके यहाँ पर मैं लेमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड फर्स्ट एनर्जी लेवल यहाँ बना लेता हूँ ताकि सभी एनर्जी लेवल आ जाएं जिनकी सीरीज़ बनती है। सेकंड एनर्जी लेवल यहाँ बना लेता हूँ E2, थर्ड एनर्जी लेवल यहाँ बना लेता हूँ E3, फोर्थ एनर्जी लेवल यहाँ बना लेता हूँ E4, फिफ्थ एनर्जी लेवल यहाँ बना लेता हूँ E5, सिक्स्थ एनर्जी लेवल यहाँ बना लेता हूँ E6, और ऐसे ऊपर ही बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर के की अगर हायर एक्साइटेड स्टेट में है, आप ध्यान से देखना भाई, ये जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। इससे नीचे इलेक्ट्रॉन का जो MVR है वो मिनिमम वैल्यू H/2 हो सकती है, उसके नीचे नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो एक ग्राउंड स्टेट है, इसमें लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर इससे ऊपर सेकंड वाले ऑर्बिट में जा सकता है, जिसको ये ऑर्बिट सेकंड है, लेकिन इस ऑर्बिट को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ऑर्बिट हमारा सेकंड है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है जी, सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। भाई अगर सबसे पहले एक्साइट होगा तो सबसे पहले एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में, कम से कम अगर एनर्जी से एक्साइट होगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेकंड ऑर्बिट। अगर यहाँ से भी एक्साइट हो जाए, यहाँ से भी और ज़्यादा एनर्जी में चला जाए तो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से भी एक्साइट हो जाए तो फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से हमारा ये एक्साइटेड स्टेट में जाता चला जाता है। अब वहाँ से ये नीचे भी आएगा। अब ध्यान से समझना भाई बच्चों, जब ये हमारा किसी भी हायर ऑर्बिट से मान लो ऊपर से कोई भी हायर ऑर्बिट है, वहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया तो कुछ एनर्जी निकालेगा। मान लो छठी ऑर्बिट से, मान लो सातवीं ऑर्बिट से
फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया तो कुछ अलग एनर्जी का फोटोन निकालेगा। मान लो छठी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो कुछ अलग एनर्जी का फोटोन निकला। फिफ्थ ऑर्बिट से मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो अलग एनर्जी का फोटोन निकला। फोर्थ से फिर आया तो अलग एनर्जी का फोटोन निकला। थर्ड से आया तो अलग एनर्जी का फोटोन निकला। और सेकंड जब फर्स्ट में आया तो अलग एनर्जी का फोटोन निकला। तो अलग अलग एनर्जी के फोटोन निकल रहे हैं, लेकिन जब इनको स्टडी किया गया तो एनर्जी अलग अलग थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी। लगभग पास पास ही एनर्जी वाले कुछ फोटोन थे और उन सब की फोटोन की एक सीरीज़ बना दी गई। वो सीरीज उसको बोल दिया लेमन सीरीज। लेमन सीरीज बोल दिया गया। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि फोटोन की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। लगभग पास पास ही उनके एनर्जी लेवल, वो एनर्जी उनकी अलग पास पास है। और ये जो सारे फोटोन हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज के यूवी स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। अब जब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया, सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा हायर ऑर्बिट से, कोई भी हायर ऑर्बिट हो, वहाँ से जब सेकंड ऑर्बिट में आएगा, किसी भी हायर ऑर्बिट से, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, आठवें से, नौवें से, 10वें से, अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो हमारे बामर सीरीज फोटोन जो निकलेंगे, अलग अलग एनर्जी के फोटोन निकलेंगे। डेफिनेटली हर एक ट्रांजिशन से एक अलग एनर्जी का फोटोन निकलता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी लगभग पास पास होती है। जब सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है हायर ऑर्बिट से तो उनकी एनर्जी लगभग आस पास पास होती है, जो कि बामर सीरीज हम उसको कहते हैं। और बामर सीरीज के फोटोन जो होते हैं वो विजिबल लाइट के होते हैं। अब इससे ऊपर थर्ड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है हायर ऑर्बिट से, लाइमर, बामर, पाश्चन, तो पाश्चन सीरीज को बोलते हैं। फोटोन अलग अलग एनर्जी के फोटोन तो होंगे, लेकिन उन सभी फोटोन की एनर्जी आसपास लाई करती है। और इस सीरीज के फोटोन इंफ्रारेड लाइट के फोटोन होते हैं, इंफ्रारेड रीजन में ये फोटोन लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ पर जब फोर्थ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है हायर ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट में आता है लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सीरीज इसको कहते हैं। ब्रैकेट सीरीज के फोटोन होते हैं और ये फोटोन भी हमारे इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करते हैं। और फिर आती है फुंड सीरीज। जब फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है हायर ऑर्बिट से तो इसको कहते हैं फुंड सीरीज। फुंड सीरीज के फोटोन भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करते हैं। तो लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इस तरह से हम इस सीरीज को याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है तो जो डिफरेंस है ये भी कम होता जा रहा है। भाई मान लो जो फर्स्ट ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन हो रही थी तो उसके लिए डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। सेकंड ऑर्बिट के लिए जब ट्रांजिशन हुई तो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया। थर्ड ऑर्बिट के लिए ट्रांजिशन होगी तो डिफरेंस और कम हो जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट के लिए ट्रांजिशन होगी, डिफरेंस और कम हो गया। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए ट्रांजिशन हुई तो डिफरेंस और भी कम हो गया। जब डिफरेंस कम हो गया तो एनर्जी भी फोटोन की जो एमिट हो रही है कम होती चली जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन निकलता है वो तब निकलता है जब ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होता है। तो लेमन सीरीज की जो फोटोन है वो यूवी लाइट के फोटोन है, जो इन सभी फोटोन में जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यूवी लाइट के बाद डेफिनेटली उससे जो कम एनर्जी वाला रेडिएशन है वो विजिबल लाइट का रेडिएशन है। तो जब सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है तो विजिबल लाइट का फोटोन एमिट होता है। अच्छा जी, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको विजिबल लाइट का फोटोन ही होता है।
अच्छा जी, विजिबल लाइट से कम लाइट कौन सी होती है? इंफ्रारेड रीजन। तो जब थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो पास्टन सीरीज का फोटोन निकलेगा और वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। फोर्थ ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होगा तो ब्रैकेट सीरीज का फोटोन निकलेगा और ब्रैकेट सीरीज का फोटोन भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करता है। फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो फुंड सीरीज का फोटोन निकलेगा, वो भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करता है। तो जैसे जैसे आपने देखा कि भाई ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है तो डिफरेंस कम होता जा रहा है, इसलिए निकलने वाले फोटोन की एनर्जी भी कम होती जा रही है। हायर सबसे हाईएस्ट क्या है? यूवी रीजन, उससे कम विजिबल रीजन। विजिबल के बाद सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन के हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है नीट में कि भाई विजिबल रीजन का फोटोन किस सीरीज में निकलता है? तो आप बोलोगे विजिबल लाइट का फोटोन बामर सीरीज में निकलता है। पूछेगा कौन सी सीरीज है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन का फोटोन निकलता है? तो लेमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट रेज का फोटोन निकलता है। अब यहाँ पर इनकी एनर्जी, अभी जैसे हमने बताया कि जो एनर्जी है ई इज्जो नो ई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी हाइड्रोजन के लिए जेड अगर 1 है तो यहाँ पर इसको ऐसे निकाल सकते हैं, एनर्जी ई किसी फोटोन क्या होती है? एच न्यू एनर्जी ये होती है हमारी, और एच न्यू क्या होता है? एच सी वाई लेमडा। किसके बराबर होती है? वही जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बराबर होती है जी। अच्छा जी, अगर हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो जो एन है फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो अगर हमें डेल्टा ई निकालना है एनर्जी डिफरेंस, मान लो ई एन में से हमें ई एन टू ऑर्बिट है मान लो, उसमें से ई एन वन ऑर्बिट ई टू ऑर्बिट से कोई ई वन ऑर्बिट है, उनके बीच का डिफरेंस चाहिए। तो जेड स्क्वायर तो हमारा कॉमन हो गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। वन अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। इसको अभी आपको ये बताता हूँ, एन 1 माइनस एन 2 ये करेंगे आप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ई टू से ई वन को माइनस कर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ये जो एनर्जी है हमारी, ये एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, ये टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी अगर कोई ऑर्बिट है घूमता है तो वो नेगेटिव होती है। तो अगर हमें एनर्जी डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होता है, तो जब इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो ई 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर अपॉन एन 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर था, 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर यहाँ पर हम कर देंगे, और इस तरह से एनर्जी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कोई कंसेप्ट छूट गया होगा तो उसको वहीं पर हम इंक्लूड कर लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे, लगभग सारे क्वेश्चन एटम चैप्टर के इतने से ही हो जाते हैं। नीट के लिए यहाँ से बहुत चीज़ों को और ज़्यादा याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। बाकी जो आपके एक दो टॉपिक छूट गए, जैसे मेसर और लेसर है। लेज़र क्या होता है, मेसर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा लेज़र के बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले हम कुछ नीट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अपनी जो अभी तक की हमारे पास नॉलेज है उसकी हेल्प से, या नहीं कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम क्या है? हीलियम +1। सेकेंड ऑर्बिट ड्यूट्रॉन एटम। थर्ड क्या है जी? थर्ड है सिंगली आयोनाइज्ड नियोन एटम। नियोन, सिंगली आयोनाइज्ड नियोन एटम। और फोर्थ है हमारा हाइड्रोजन एटम। किन के लिए हमारा बोहर मॉडल वैलिड नहीं है? तो ध्यान से देखो, बोहर मॉडल में जब हमने उसको मॉड्यूलेशन किया, हमने केवल एक इलेक्ट्रॉन की उसके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन को स्टडी किया था। अगर कोई भी आइटम ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसमें बोहर मॉडल वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कैलकुलेटेड नहीं है, उसको मॉड्यूलेट नहीं किया गया, वो मॉड्यूलेटेड नहीं है। तो वहाँ पर बोर एटम के लिए जो एनर्जी की परसेप्शन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो Z²/n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर वैलिड नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा एटम है जो कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला हमारा है हीलियम एटम। एक ही इलेक्ट्रॉन है हीलियम आयन में, क्योंकि हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हीलियम आयन में तो भैया एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होगा 1। तो इसके लिए बोर मॉडल वैलिड है। ड्यूट्रॉन एटम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लिए भी हमारा बोर मॉडल वैलिड है। नियोन सिंगली, अब नियोन जो होता है, नियोन का 2-10, नियोन में जो नियोन आयन है उसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम नियोन 10 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हीलियम नियोन आयन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो नियोन आयन होगा उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए हमारा बोर मॉडल वैलिड नहीं है। हाइड्रोजन एटम के लिए तो बोर मॉडल वैलिड है ही। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, कि नियोन आयन के लिए हमारा बोर मॉडल वैलिड नहीं है। और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे नीट 2019 का क्वेश्चन है, radius of first permitted Bohr orbit of the electron in hydrogen atom equals to 0.51 एंगस्ट्रॉम। तो 2019 नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट R1 हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा हुआ है 0.51 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है। एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है